19 अगस्त 1919 वो तारीख जिस दिन अफगानिस्तान ने ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर किया। कभी आजादी का जश्न था, मगर आज कट्टरपंथ और पाबंदियों का मातम है। कैसे एक देश जिसने अंग्रेजों को हराया आज खुद अपने ही लोगों की आजादी छीन रहा है। क्या 106 साल बाद भी अफगानिस्तान सच में आजाद है? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। क्लियर कट के इस एपिसोड में आपको बताएंगे अफगान इतिहास का वो सफर जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान करता है। और इस सफर की शुरुआत करते हैं 19वीं सदी से। 19वीं सदी के अफगानिस्तान की कहानी असल में द ग्रेट गेम से शुरू होती है, जब ब्रिटिश हुकूमत और रूसी साम्राज्य के बीच मध्य एशिया में वर्चस्व की जंग चल रही थी। ब्रिटेन को डर था कि रूस अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला कर सकता है, इसलिए उसने 3 बार अफगानिस्तान पर चढ़ाई की। पहला एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच चला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमीर दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को गद्दी पर बैठाया, लेकिन अफगानों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल के मुताबिक काबुल से वापसी में 16,000 में से सिर्फ 1 अंग्रेज जिंदा लौटा। ये ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य आपदाओं में से एक थी। दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच चला। इस बार अमीर शेर अली खान ने रूसी मिशन का स्वागत किया, जिससे ब्रिटेन भड़क उठा। नतीजा फिर युद्ध और अंत में 1880 की गंडमक संधि, जिसमें अफगानिस्तान की विदेश नीति पर ब्रिटिश हुकूमत का कंट्रोल हो गया। तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1919 में लड़ा गया। अमानुल्लाह खान ने गंडमक संधि को रद्द कर दिया और जिहाद का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन पहली वर्ल्ड वॉर के बाद कमजोर था। अफगान सेना ने स्पिन बोल्डक समेत कई मोर्चों पर जीत हासिल की। रॉयल एयर फोर्स ने काबुल पर बमबारी की, लेकिन अफगान हौसला नहीं टूटा। 8 अगस्त 1919 को रावलपिंडी संधि पर दस्तखत हुए। ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और अमानुल्लाह खान के बीच हुई इस संधि के बाद ब्रिटेन ने अफगानिस्तान की विदेश नीति में दखल देना छोड़ दिया। विशेषज्ञ अनातोल लिवेन के शब्दों में यह संधि अफगानिस्तान की विदेश नीति में पूर्ण स्वतंत्रता की वापसी थी। यानी 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान ने औपनिवेशिक दखल से आजादी हासिल की, और यह अफगानिस्तान का 15 अगस्त था, यानी असली आजादी। राजा अमानुल्लाह का सुधारवादी युग 1919 से 1929 तक। 1919 में आजादी के बाद अफगानिस्तान को बदलने का जिम्मा वहां के राजा अमानुल्लाह खान ने उठाया। उनका सपना था एक आधुनिक, प्रगतिशील और खुला अफगानिस्तान। 1922 में देश का पहला संविधान बना, जिसमें समानता, व्यक्तिगत आजादी और धर्मनिरपेक्ष अदालतों का प्रावधान था। सबसे बड़ा बदलाव आया महिलाओं के अधिकारों में। पर्दा प्रथा का खुला विरोध, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा और रानी सोरोया तराबी का मजबूत समर्थन, ये सब अमानुल्लाह के सुधारों की पहचान बन गए। साल 1926 में रानी सोराया तराबी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा था, हमारे देश को सिर्फ पुरुषों की नहीं, महिलाओं की भी जरूरत है। हमें वही अधिकार चाहिए जो इस्लाम के शुरुआती सालों में महिलाओं को मिले थे। राजा अमानुल्लाह ने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए सैकड़ों स्कूल खोले, पश्चिमी पोशाक को बढ़ावा दिया, नया कैलेंडर और अफगानी मुद्रा शुरू की, नेशनल बैंक की स्थापना की। तुर्की के अतातुर्क से प्रभावित होकर उन्होंने अफगान समाज को बदलने की ठान ली थी, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से बदलाव अफगान समाज के कड़े धार्मिक और आदिवासी तबकों को हजम नहीं हुआ। फिर मस्जिदों में विरोध, गांवों में बगावत शुरू हुई, आवाजें उठने लगीं कि ये इस्लाम के खिलाफ है। इतिहासकार प्रोफेसर लुडविग एडमेक लिखते हैं, अमानुल्लाह ने 10 साल में 100 साल का बदलाव लाने की कोशिश की।
फिर 1928 से 1929 में हिजबुल्लाह कलकानी के नेतृत्व में बड़ा आदिवासी विद्रोह हुआ। आखिरकार 14 जनवरी 1929 को अमानुल्लाह को गद्दी छोड़कर देश छोड़ना पड़ा और उनके सपनों का अफगानिस्तान अधूरा रह गया। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर बर्नेट रूबिन ने लिखा है कि अमानुल्लाह की त्रासदी ये थी कि वो अपने समाज से बहुत आगे निकल गए थे। अमानुल्लाह के पतन के बाद अफगानिस्तान अराजकता में था। मोहम्मद नादिर शाह ने सत्ता संभाली और देश को एकजुट किया। उन्होंने पुराने सामाजिक सुधारों को रोककर पारंपरिक ताकतों को संतुष्ट किया, पश्तून प्रभुत्व को बढ़ाया, ग्रेट नॉर्थ रोड जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू की, सेना को संगठित किया, बैंकिंग सिस्टम की नींव रखी। मगर 1933 में एक छात्र ने उनकी हत्या कर दी, जिससे अफगान राजनीति में अस्थिरता की शुरुआत हुई। नादिर शाह के बेटे जहीर शाह 19 साल की उम्र में राजा बने और 40 साल तक शासन किया, यानी अफगान इतिहास का सबसे लंबा दौर। 1964 में नया संविधान बना, जिससे संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। राजा की शक्ति सीमित हो गई। शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान ने तटस्थता की नीति अपनाई। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से आर्थिक और सैन्य मदद ली। फिर 17 जुलाई 1973 को राजा के इटली प्रवास के दौरान उनके चचेरे भाई मोहम्मद दाऊद खान ने बिना खून खराबे के सत्ता पर कब्जा कर लिया। राजतंत्र का अंत करके गणराज्य का ऐलान किया। दाऊद खान ने पश्तून राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और पाकिस्तान के साथ पश्तूनिस्तान मुद्दे पर टकराव बढ़ गया। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दिक्कतें और सुधारों की सीमाएं, इन सब के चलते अफगानिस्तान में असंतोष बढ़ता चला गया। अप्रैल 1978 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यानी पीडीपीए के सदस्यों ने तख्ता पलट करके दाऊद खान और उनके परिवार की हत्या कर दी। ये सौर क्रांति का दौर था जिसने अफगान राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया था और देश को सोवियत हस्तक्षेप की तरफ धकेल दिया था। दिसंबर 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए लगभग 80,000 सैनिक भेजे। इससे पूरे देश में उथल पुथल मच गई। सोवियत सेना के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन यानी इस्लामी लड़ाकों ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसे देशों ने मुजाहिदीन को पैसे, हथियार और ट्रेनिंग देकर समर्थन दिया। इस युद्ध ने अफगान समाज, इकोनॉमी और बुनियादी ढांचे को बुरी तरह तोड़ दिया। 10 लाख से ज्यादा नागरिक मारे गए, 50 लाख से ज्यादा शरणार्थी बन गए। 1989 में सोवियत संघ को भारी नुकसान के बाद अफगानिस्तान से सेना हटानी पड़ी, जिससे मुजाहिदीन की जीत हुई और देश में एक नई अस्थिरता की लहर शुरू हो गई। ये दौर अफगान इतिहास में बदलाव और संघर्ष का प्रतीक बन गया। सोवियत वापसी के बाद भी पीडीपीए समर्थित नजीबुल्लाह सरकार 1992 तक किसी तरह टिकी रही। 1992 में सरकार गिरने के बाद अलग अलग मुजाहिदीन गुटों यानी पश्तून, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा में भीषण गृहयुद्ध छिड़ गया। काबुल समेत बड़े शहरों में लगातार लड़ाई, लूटपाट और बमबारी से आम जनता त्रस्त हो गई। पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब जैसे बाहरी देश अलग अलग गुटों को समर्थन देते रहे और फिर तालिबान का उदय हुआ। 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान यानी कंधार से तालिबान नाम का नया इस्लामी आंदोलन उभरा, जिसमें ज्यादातर नौजवान छात्र और पाकिस्तानी मदरसों के पढ़े हुए लोग थे। तालिबान ने व्यवस्था, कानून और शांति के वादे के साथ तेजी से अफगान इलाके जीतने शुरू किए। पाकिस्तान के समर्थन और स्थानीय थकावट के चलते 1996 तक तालिबान ने कंधार, हेरात, जलालाबाद और आखिर में काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामी शासन लागू किया। लड़कियों की शिक्षा, नौकरी और आज़ादी पर रोक लगा दी गई और विरोधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। तालिबान राज में सार्वजनिक फांसी, हाथ काटना, पत्थर मारकर मौत जैसी सख्त सजाएं
दी जाने लगी। संगीत, टीवी, फिल्म, खेल और मनोरंजन पर पाबंदी लगा दी गई। यहाँ तक कि 2001 में बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं जैसी ऐतिहासिक धरोहर को विस्फोट करके नष्ट कर दिया गया। अमेरिका में 9/11 की घटना तालिबान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनी। तालिबान ने अलकायदा के ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को सौंपने की मांग की, मगर तालिबान ने इसे नहीं माना। अक्टूबर 2001 में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। फिर कुछ ही हफ्तों में यानी दिसंबर 2001 तक तालिबान शासन गिर गया। अलकायदा के ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया और अफगानिस्तान में नई सरकार की स्थापना शुरू हुई। बॉन समझौते के तहत अस्थायी सरकार बनी। हामिद करजई अंतरिम राष्ट्रपति बने। फिर 2004 में नया संविधान लागू हुआ और पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए। महिलाओं को भी मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। अफगान संसद का गठन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पुनर्निर्माण में काफी सहयोग किया, जिसमें कई देशों के साथ भारत ने भी अहम भूमिका निभाई। नई सरकार बनने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और संचार में काफी सुधार हुआ। लाखों लड़कियां पहली बार स्कूल गईं। मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी बढ़ी, लेकिन तालिबान का विद्रोह जारी रहा। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सुरक्षा की समस्याएं बनी रहीं। 2014 में अशरफ गनी राष्ट्रपति बने, लेकिन तालिबान की ताकत बढ़ती रही। अफगानिस्तान में 2 दशकों तक लोकतंत्र, आधुनिकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कोशिश हुई, मगर सुरक्षा और स्थिरता एक बड़ी चुनौती बनी रही। तालिबान की वापसी ने इन 20 सालों की उपलब्धियों और नाकामियों पर सवाल खड़े किए हैं। साल 2020 में अमेरिका तालिबान समझौता हुआ और 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के साथ तालिबान ने दोबारा सत्ता हासिल की। तालिबान के खिलाफ कई संगठनों ने विद्रोह छेड़ दिया, मगर आखिरकार 15 अगस्त 2021 को काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैंने खून खराबा रोकने के लिए देश छोड़ा। तालिबान शासन आते ही महिलाओं की शिक्षा, नौकरी, सार्वजनिक जीवन पर दोबारा पाबंदी लगा दी गई। आर्थिक संकट शुरू हो गया। अभी तक तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल पाई है। इस दौर में अफगान जनता में डर, पलायन और मानवीय संकट गहरा गया है। यानी अफगानिस्तान के इतिहास की इस कहानी ने यह साफ दिखा दिया है कि वहां सत्ता, समाज और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण कितनी तेजी से बदल सकते हैं। ये इतिहास हमें सिखाता है कि किसी भी देश की स्थिरता सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि शिक्षा, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय से आती है। भारत के लिए अफगानिस्तान की स्थिति सीधे तौर पर सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ी है। इसलिए भारत सरकार वहां के हालात पर लगातार नजर रखती है। इस पर आपका क्या मानना है कि क्या अफगानिस्तान फिर से स्थिरता और तरक्की की तरफ लौट पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।